गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी है प्रैक्टिस सेट नंबर 297 है सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। और अभी तक टेस्ट हो गए अपने 297 प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 297 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। प्रश्न को पढ़ने के बाद कुछ समय का टाइम कुछ समय मिलेगा, अपना भी सोच कर रखिएगा कि आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का निम्नलिखित में से किस घटना से संबंध नहीं रहा। अपने आप में ही प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण या लोकनायक किसको कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित नहीं है पूछ रहा है। बिहार आंदोलन से तो है, बिहार के थे ये। भूदान आंदोलन से इनका संबंध है, भारत छोड़ो आंदोलन से भी है, स्वदेशी आंदोलन से नहीं है। तो सी है इसका आंसर। आरओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आप, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो हैं वो कांग्रेस सोशलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव रहे, भारत छोड़ो आंदोलन के नायक रहे। वर्ष 1955 में उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। गांधीवादी बनने के बाद वे भूदान आंदोलन में सक्रिय रहे। तो भूदान आंदोलन से संबंध हो गया उनका, भारत छोड़ो आंदोलन से हो गया, ठीक है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से हो गया। उन्होंने नागा विद्रोहियों से सुलह की बातचीत की, कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास किए, चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण करवाया, बिहार आंदोलन के नेता रहे तथा आपातकाल के विरोध के प्रतीक बन गए। तो सब कुछ है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन का कोई नाम नहीं है। तो सी है इसका आंसर। चौधरी चरण सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, बताएंगे कौन सा सही है। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय थे तथा ग्रामीण एवं कृषि विकास के समर्थक थे। उन्होंने 1967 में भारतीय क्रांतिकारी दल का गठन किया। वे उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। ये सारे के सारे कथन करेक्ट हैं, बिल्कुल ये सारे के सारे, मतलब तीनों के तीनों सही हैं। डी है इसका आंसर। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय थे, ग्रामीण एवं कृषि विकास के समर्थक थे। 1967 में भारतीय क्रांतिकारी दल का गठन किया उन्होंने, लोक दल के संस्थापक थे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। तो डी करेक्ट है। अब आ जाइए, बाबू जगजीवन राम के संदर्भ में 3 कथन हैं यहाँ पर। देखिए, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे, ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। इनमें से कौन सा सही है। बाबू जगजीवन राम के संदर्भ में ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। बाबू जगजीवन राम स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के कांग्रेसी नेता थे, ये कुशल प्रशासक और विद्वान थे, ये संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है। इंदिरा साहनी केस का संबंध है, इनमें से एलिमिनेट करेंगे पहले, संपत्ति के अधिकारों से नहीं है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से नहीं है, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित है। ए है इसका आंसर। सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में जो है कई लोगों ने अर्जियां दायर की उसके खिलाफ, जिनमें से एक का नाम इंदिरा साहनी वाद 1992 का भी था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सरकार के फैसले को सही करार दिया, ठीक है। जो मंडल आयोग की रिकमेंडेशन थी, जिसकी अनुशंसा पर सरकार ने, गवर्नमेंट ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण दिया था। 5वां प्रश्न है, राजीव गांधी लोगोवाल समझौता को और किस नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी लोगोवाल समझौता को जाना जाता है पंजाब समझौते के नाम से। ए है इसका आंसर। राजीव गांधी लोगोवाल समझौता पंजाब समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सहमति बनी कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए, साथ ही पंजाब हरियाणा राज्य सीमा विवाद को सुलझाने हेतु अलग आयोग का गठन किया जाए।
और इसमें यह भी तय हुआ कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य जल वितरण के बारे में फैसले हेतु ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। इस समझौते के अंतर्गत भारत सरकार पंजाब के उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उनके साथ बेहतर सलूक करने पर राजी हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सेवन सिस्टर्स यानी 7 बहनें नाम से कौन प्रसिद्ध है? मध्य हिमालय की चोटियां, उत्तर भारत की नदियां, पूर्वोत्तर के राज्य, सारे के सारे। सेवन सिस्टर के नाम से पूर्वोत्तर के राज्य, ए है इसका आंसर। पूर्वोत्तर के राज्य, पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनें यानी 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इन राज्यों में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। सिक्किम नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा या से राज्य उनके गठन वर्ष से सही सम्मिलित है? यह राज्य, यह गठन का वर्ष: मणिपुर 1972 में, नागालैंड 1963, मेघालय 1972, अरुणाचल प्रदेश 1987। मणिपुर 1972 ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश 1987 ये भी ठीक है। मेघालय 1972 ये भी ठीक है। मणिपुर, मेघालय 1972 तो 1 3 4 हो गया, लेकिन नागालैंड भी तो ठीक है 1963। सारे के सारे सही हैं, डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। आज़ादी के वक्त मणिपुर एवं त्रिपुरा को छोड़कर यह पूरा इलाका असम कहलाता था। ठीक है, इस पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। तो मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूरा इलाका क्या कहलाता था? असम कहलाता था। केंद्र सरकार ने अलग थलग समय पर असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, आज़ादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूर्वोत्तर को असम कहा जाता था। केंद्र सरकार ने अलग थलग समय पर असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया था। साथ ही त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है। सिक्किम राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सिक्किम का भारत में विलय जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा सही है? क्या सिक्किम का भारत में विलय जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था या सैनिक कार्यवाही के माध्यम से? जनमत संग्रह के माध्यम से ही हुआ था और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ। इसमें सिक्किम कांग्रेस को बहुमत मिला और यह पार्टी सिक्किम को भारत में जोड़ने के पक्ष में थी। वर्ष 1975 में एक प्रस्ताव के माध्यम से सिक्किम के भारत में पूर्ण विलय की बात कही गई। इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में लोगों ने विधानसभा के फैसले पर मोहर लगा दी और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। 10वां प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा को सैन्य अभियान के माध्यम से आज़ाद कराया और वर्ष 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बन गया। कौन सा सही है? ठीक है, सिक्किम को मिलाया जा रहा है जनमत संग्रह के माध्यम से और गोवा को सैनिक कार्यवाही के माध्यम से। 1961 में करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। 1987 में भारत संघ का राज्य बन गया गोवा। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, सी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 1947 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन और द्वीप से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया। गोवा ने पुर्तगाल की जनता का दमन किया, अपने यहाँ के लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा तथा बलात् धर्म परिवर्तन कराया। दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी। 2 दिन की कार्यवाही में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा लिया। 1987 में गोवा भारत संघ का राज्य बन गया। इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था या संघ शासित प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। राजीव गांधी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? खुली अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रबल समर्थक थे राजीव गांधी। उन्होंने सिंगली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय सेना को श्रीलंका पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, राजीव गांधी 1980 के बाद राजनीति में सक्रिय हुए। 1984 से 1989 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री रहे वो।
खुली अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रबल समर्थक थे। सिंगली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना को श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका भेजा गया। लेकिन लिट्टे ने क्या किया? भारतीय शांति सेना पर ही हमला कर दिया। लिट्टे कौन था? उनका लिट्टे था द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है, ये संगठन था वहाँ का। बाद में 1989 में राजीव गांधी ने भारतीय शांति सेना को वापस बुला लिया और वर्ष 1991 में इस लिट्टे ने क्या किया? राजीव गांधी की हत्या कर दी। राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता और विचारक थे, स्वतंत्रता सेनानी तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे। पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की वकालत की थी उन्होंने। सारे के सारे कथन सही हैं, राम मनोहर लोहिया से संबंधित है। देखिए बिल्कुल ये सारे के सारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, राम मनोहर लोहिया से संबंधित डी है इसका आंसर। राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता और विचारक थे, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे, लेकिन मूल पार्टी के विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने वो। इन्होंने गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान दिया और विचारधारा का संयोजन किया। इन्होंने पिछड़ा वर्गों को आरक्षण की वकालत की और अंग्रेजी विरोधक के साथ साथ ऐसे राजनीतिक नेता भी थे ये जिन्होंने नेहरू के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कथन करने वाला है कि कथन अगर सही होगा और व्याख्या करेगा तो ए आंसर होगा, कथन दोनों सही होंगे व्याख्या नहीं करेंगे तो बी आंसर होगा, इनमें से कोई सही गलत होगा तो आंसर सी या डी होगा। एक ही फ्रेम में इसको डालकर पहला कथन क्या है? विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं। विकास क्योंकि कारण क्या है इसका? विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादातर ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। कारण है इसका, विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का, रिसोर्सेज का अभाव होता है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है। और ये कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो ए है इसका आंसर। ये कथन कारण वाले 2-3 सवाल आर में भी पूछ जाते हैं, पीसीएस में 4-5 सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया था। भारत ने शीत युद्ध के समय गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। कौन सा सही है? देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संगठन यानी नाटो और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया था और भारत ने शीत युद्ध के समय गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 दो स्टेटमेंट वाला। क्वेश्चन नंबर 15 है, चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। पंचशील सिद्धांतों की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और चीन के प्रमुख नेता चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से की थी। यहाँ तो स्टेटमेंट डाल दिया है, लेकिन एक नंबर में 4 विकल्प डाल के ये अपने आप में प्रश्न है, ये नाम भी अपने आप में एक प्रश्न है। ठीक है, फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी है इसका आंसर। चाउ एन लाई का नाम याद रखिएगा। चीनी क्रांति 1949 में हुई और इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले देशों में शामिल हो गया और शांतिपूर्ण अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील सिद्धांतों की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख नेता चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की थी। इसमें यह बात शामिल थी कि दोनों एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अब तिब्बत के बारे में 2-3 कथन है यहाँ पर। तिब्बत के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही होगा? एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। यह मध्य एशिया का सबसे ऊंचा पठार है, तिब्बत का पठार। भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा मुद्दा रहा है तिब्बत।
और तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने 1958 में चीनी आधिपत्य का सशस्त्र विद्रोह किया, लेकिन फिर भी चीनी ले गए तिब्बत को। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 1, 2, 3 यानी डी है इसका आंसर। देखिए, तिब्बत मध्य एशिया का सबसे ऊंचा पठार है। यह भारत और चीन के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने 1958 में चीनी आधिपत्य का सशस्त्र विद्रोह किया। यहाँ के धार्मिक गुरु दलाई लामा ने 1959 में भारत से शरण मांगी थी और भारत ने उन्हें शरण दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 17 दो स्टेटमेंट वाला क्या कहता है? भारत का मानना है कि चीन के साथ सीमा रेखा का जो मामला है वो अंग्रेजी शासन के दौरान ही सुलझाया जा चुका है। चीन भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाकों जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना अधिकार बताता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम अलग से एक नंबर में प्रश्न है, मैकमोहन। बिल्कुल ये सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, चीन के साथ सीमा का जो मामला है वो अंग्रेजी शासन के दौरान ही सुलझाया जा चुका है, लेकिन चीन इसको मानने से इनकार करता है। मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर का है। चीन भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताता है। क्वेश्चन नंबर 18 दो स्टेटमेंट वाला पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल विवाद पर 1960 पर हस्ताक्षर किए। लाल बहादुर शास्त्री व पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। ठीक है, पाकिस्तान का जनरल अयूब खान सिंधु नदी जल विवाद पर समझौता कर रहा है प्रधानमंत्री नेहरू के साथ 1960 में। कुछ सालों के बाद 6 सालों के बाद ये चेंज नहीं हुआ। 1966 में ये प्रधानमंत्री जब बनेंगे लाल बहादुर शास्त्री, उनके साथ ये समझौता कर रहा है 1966 में, ताशकंद समझौता। ये करेक्ट है, दोनों की दोनों बातें सी है इसका आंसर। अब बताइए, शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ था? पहले 1960 में सिंधु जल, उसके बाद 1966 में ताशकंद और शिमला समझौता भी भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ। ये हुआ 1972 में, कुछ सालों के बाद उन दोनों घटनाओं के, तो बी है इसका आंसर। शिमला समझौता 1972 में हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हुआ ये, और इससे दोनों देशों के मध्य अमन की बहाली हुई। वो कहने को था अमन की बहाली कुछ सालों के लिए बस। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में इसकी शुरुआत होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हुई। भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण को शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया था। कौन सा इसमें सही है? ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनकी एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। देखिए, नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया। साम्यवादी शासन वाले चीन ने अक्टूबर 1964 में परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, 1964 में किया चीन ने। अणु शक्ति संपन्न देश थे उस समय कौन कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे, इन्होंने क्या किया? दुनिया के अन्य देशों पर 1968 में परमाणु अप्रसार संधि को थोपने की कोशिश की। ठीक है, कि हमने तो बना लिया, अब और कोई देश ना बनाए। भारत हमेशा से ही इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, उस समय भी कर दिया था और आज तक नहीं किया है। जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया तो भारत ने इसे शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया, यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट व्हेन ट्रीटी
सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए भारत ने। तो 20 प्रश्न थे ये इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद। ये सब सिंधु जल समझौता कब हुआ, शिमला समझौता, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर कैसे ही पूछ सकता है, 4 विकल्प रख के पूछ सकता है, स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है।